जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं जो बिहार के विभिन्न एग्जामों में, जैसे देखते हैं बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के डिग्री 1 के सिलेबस में यह पढ़ाई जाती है। डिग्री 1 का जो सेकेंड पेपर देखते हैं उसका यह क्वेश्चन है, और इससे संबंधित जो विभिन्न एग्जाम जो होती है उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप इससे प्रश्न निकलेगा, जो सभी एग्जामों में यानी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, बीपीएससी, अभी वर्तमान में जो बीपीएससी द्वारा टीचर की एग्जाम होने वाली है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिए। देखिए, तब यह टॉपिक जो है एशिया का उच्चावच यानी रिलीफ ऑफ एशिया। अब सबसे पहले जो है किसी भी टॉपिक पे चर्चा करते हैं तो सबसे प्रथम जो होता है क्वेश्चन लिखने का जो शैली, उसका परिचय देना। तो एशिया का जो परिचय है, तो जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है वह प्राचीनतम चट्टान से लेकर नवीनतम चट्टान से निर्मित धरातलीय स्वरूप वाली स्थलाकृति है। इसमें प्राचीनतम जो चट्टान जैसे देखते हैं वह जैसे अरावली पर्वत, अरब का पठार, यह जो देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत, इस सभी में जो चट्टानें पाई जाती है वह प्राचीनतम चट्टानें हैं। जो कि आप जैसे देखते हैं कि जो क्या है कि आरावली, मतलब कि जो आरावली पर्वत, यह सभी इसके अपेक्षा देखते हैं कि यह प्राचीनतम अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड की जो प्राचीनतम स्थलाकृति यानी जो कह सकते हैं पेंजिया की जो उत्पत्ति हुई थी जिस चट्टानों से, तो उस चट्टान से निर्मित इसकी स्थलाकृति है। अब यहां देखिए कि जो अंगारा लैंड का जो स्थल खंड है, यानी पेंजिया के विभंजन के बाद जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो हुई थी, जो यानी कि कार्बन देखते हैं कार्बोनिफेरस में जो विभंजन हुई थी, तो जो अंगारा लैंड का जो स्थल खंड आज भी जो मिलती है वह साइबेरिया का जो मैदान देखते हैं, जो एशिया का पुरातन यानी प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित हुआ मैदान है। यहाँ पे इस मैदान के ऊपर जो चट्टानें पाई जाती है वह रबेदार चट्टानों से बनी हुई है, यानी जो देखते हैं कौन सी साइबेरियन जो क्षेत्र है। दूसरी तरफ एशिया महाद्वीप का जो धरातलीय चट्टान जो नवीनतम है, जिस प्रकार से देखते हैं कि नवीनतम चट्टान में के तौर पे देखते हैं तो जो यहाँ फोल्डेड माउंटेन एवं जो मैदानी क्षेत्र है वहां जो है कि नवीनतम चट्टानें पाई जाती है। जिस प्रकार से देखते हैं कि यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत, यह सभी जो है कि आपको नवीनतम चट्टान से निर्मित स्थलाकृति है। इसके अपेक्षा जो नदी घाटी वाली जो क्षेत्र देखते हैं, गंगा की मैदानी क्षेत्र, सिंधु की मैदानी क्षेत्र, मेसोपोटामिया, तो यह सभी जो क्षेत्र जैसे हवांगो का मैदानी क्षेत्र, तो यह सभी जो स्थलाकृति है वह नवीनतम चट्टानों से निर्मित स्थलाकृति है। अब देखिए कि इस सभी विशेषताओं के आधार पर, यानी जो एशिया महादेश की जो विशेषता है उस विशेषताओं के आधार पे उच्चावचीय दृष्टिकोण से जो विभिन्नताएं पाई जाती है, उस विभिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए जो एशिया का जो डिवीजन की जाती है वह 5 भू-आकृतिक प्रदेशों में यानी भू-आकृतिक भागों में उसकी विभाजित कर सकते हैं। यानी 5 जो भू-आकृतिक जो रिलीफ होगी, यानी जो वहां फीचर है रिलीफ, तो उसको 5 भू-आकृतिक प्रदेशों में विभाजन कर सकते हैं, की जाती है। तो देखिए सबसे प्रथम जो है, और सबसे प्रथम जो भू-आकृति देखते हैं कि जैसे उत्तर की तरफ से जब हम चलते हैं तो देखते हैं उत्तर की जो निम्न भूमि है में एक उत्तर वाली जो निम्न भूमि है यानी निचली भूमि जो मैदानी क्षेत्र है उसको लेते हैं। दूसरी जो स्थलाकृति है जो उच्चावच की, वह है मध्यवर्ती पर्वत एवं पाठार का क्रम, यानी एशिया महादेश को बीचों बीच देखिएगा कि वहां पे क्या है, मध्यवर्ती पर्वत और पाठार पाई जाती है, उसके क्रम को। तीसरा जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पाठार। चौथा जो है कि नदी घाटियां जो है, यानी कि जो यहां जितने नदी घाटी पाई जाती है उसकी। और पांचवा जो है कि यानी द्वीप समूह जो है यानी द्वीपमाला। तो इस प्रकार से एशिया महादेश को उच्चावच के दृष्टिकोण से 5 भाग में विभाजित की जाती है। अब चलते हैं या पांचों भाग को देखते हैं। तो प्रथम जो उत्तर की निम्न भूमि है, तो उत्तर की निम्न भूमि को आप देखिए, तो उत्तर की जो निम्न भूमि है एशिया महाद्वीप के जो उत्तरी भाग जो देखते हैं, जो विशाल भूखंड है निम्न भूमि का, जिसको साइबेरियन मैदान कहते हैं। यानी साइबेरियन मैदान जो है वो जो होता है कि पश्चिम में जो देखते हैं यूरोप के बॉर्डर के पास जो यूराल पर्वत है, तो पश्चिम में यूराल पर्वत से प्रारंभ होकर पूरब की तरफ जब चलते हैं तो यह जो होता है यूरोप से जो देखते हैं पूरब की तरफ चलिएगा तो यह पश्चिम में यूराल पर्वत की श्रेणी से यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। और पूरब में जब यह चलिएगा तो आपको
यानी प्रशांत महासागर की तट तक इसकी विस्तार पाई जाती है। अब यह विशाल मैदान जो देखते हैं कि इसको देखिए कि देखते हैं तो मैदान के उत्तर की तरफ यानी साइबेरियन जो मैदान है उसके उत्तर के तरफ देखिएगा तो आर्कटिक महासागर है। दक्षिण के तरफ जब चलते हैं तो एशिया महाद्वीप के जो मध्य भाग में जो पर्वत और पठार का जो क्रम है, श्रृंखला है, वह पश्चिम के तरफ जब देखते हैं तो यह यूराल पर्वत, और पूरब की तरफ देखते हैं तो प्रशांत महासागर के तट से लगती है। और इसकी जो है कि लंबाई जो देखते हैं यानी पूरब से पश्चिम के तरफ इसकी लंबाई जो है यानी 7500 किलोमीटर, जो कह सकते हैं कहाँ, यूराल पर्वत से लेके प्रशांत महासागर के तट तक जो इसकी लंबाई है साइबेरियन मैदान की वह 7500 किलोमीटर लंबी है। और इसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसकी चौड़ाई देखते हैं यानी आर्कटिक महासागर की तट से लेकर एशिया के मध्य में जो पर्वतीय क्षेत्र है और पठारी उसके बीच में जो इसकी लंबा चौड़ाई है वह 3400 किलोमीटर चौड़ी है। तो आपने देखा कि यह साइबेरियन मैदान की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम की तरफ वह 7500 किलोमीटर है, और इसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसकी चौड़ाई है वह 3400 किलोमीटर है। और संरचना के आधार पर जब देखिएगा तो यह दुनिया की सबसे बड़ी मैदानी क्षेत्र है, यानी इसकी आकार के दृष्टिकोण से देखिएगा तो यह क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी मैदानी क्षेत्र है। संरचना के आधार पर देखिएगा तो इस मैदान के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण नदी भूमि जो अपना भूमिका अदा की है, जिसमें जो है ओबे नदी, एनीसी नदी, लीना नदी, यानी ओबे, एनीसी तथा लीना नदी जो है जो प्राचीनतम भूखंड थी यानी कि जो अंगारा लैंड वाली जो स्थलाकृति थी उसका अपर्दन करके, निक्षेपण करके बृहद हिम युग आई, तो हिम नदों के द्वारा जो अपरदनात्मक क्रिया हुई और वह सभी क्रियाओं के द्वारा जो समतल मैदान की निर्माण हुई, उसी मैदान को जो कहते हैं साइबेरिया की मैदान, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैदान है। इसका जो ढाल देखिएगा तो इस मैदान का ढाल उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी इस मैदानी क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित होती है ओबे, एनीसी, लीना, तो यह सभी नदी जो है कि यह दक्षिणी पठार जो देखते हैं वहां से उसकी ओरिजिन होती है, और यह इसकी मुहाना जो है आर्कटिक महासागर के तरफ है। और आर्कटिक महासागर जो देखिएगा कि ठंड के समय में जो होती है कि वह जम जाती है, जिसके कारण ओबे, एनीसी, लीना जैसी जो बड़ी नदियां हैं इसकी मुहाने जम जाने के कारण यह, और मैदान की जो ढाल है एकदम न्यूनतम अत्यंत ढाल के कारण यह शीतकाल में इसकी मुहाने जम जाती है, और बर्फ जमने के कारण जो होता है कि उसके बैक में जो पानी रह जाती है यानी पीछे जो पानी रह जाती है जो डिस्चार्ज नहीं हो पाती है, उस पानी के लगे रहने के कारण वह साइबेरियन क्षेत्र जो है विशाल दलदलीय क्षेत्र में तब्दील हो जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र में जो देखिएगा यातायात के दृष्टिकोण से बहुत ही बाधा उत्पन्न होती रहती है, न यहाँ पे हम नदी से ट्रैवलिंग कर पाते हैं, और स्थल के ऊपर भी जो है ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो यातायात के दृष्टिकोण से देखिएगा यह बहुत उपयोगी, यानी वहाँ की जो नदियाँ हैं वह क्या है, उपयोगी नहीं है। और जलवायु भी जो देखते हैं कि वह पूरा एरिया जो है शीत प्रदेश में आती है, और शीत प्रदेश में आने के कारण वहाँ की कठोर ठंडी पड़ती है। अब इस विशाल मैदान को जो साइबेरियन मैदान को भी तो देखते हैं तो यहाँ जो स्थलाकृति है उस स्थलाकृति के विशेषता के आधार पर इसको 4 उप भूभागों में विभाजित की गई है, यानी साइबेरियन मैदान को क्या है 4 उप विभागों में विभाजित की गई है। प्रथम जो है कि देखिए कि पश्चिमी साइबेरिया का विस्तृत मैदान, दूसरी जो है पूर्वी साइबेरिया का मैदानी और पर्वतीय भाग, यानी साइबेरिया वाली रीजन में जो पूर्वी वाले में जो देखते हैं जहां मैदान और पर्वत दोनों पाए जाते हैं तो वह, तीसरा जो है मध्य साइबेरियन पठार, और चौथा जो है रूसी तुर्किस्तान का मैदान, यानी कि जो रूस और तुर्कमेनिस्तान जो देखते हैं उसका जो विशाल मैदान है। तो इस प्रकार से यह सभी क्षेत्र साइबेरियन मैदान का है। अब इस चारों को देखिए, जैसे देखते हैं पश्चिमी साइबेरिया का विस्तार जो देखते हैं यूराल पर्वत से लेकर एनीसी नदी के मध्य का जो भाग है, यानी कहाँ पश्चिमी साइबेरिया जो है वह यूराल पर्वत से लेकर एनीसी नदी के मध्य जो है यह संसार का सबसे बड़ा समतल मैदान है, यानी पश्चिमी साइबेरियन मैदान जो है संसार का सबसे बड़ा समतल मैदान है। इस विशाल मैदान का अधिकांश भाग जो देखिएगा कि ओबे नदी की प्रवाह क्षेत्र में आती है, यानी पश्चिमी साइबेरियन जो विस्तृत का जो मैदानी क्षेत्र है उस मैदानी क्षेत्र का जो प्रवाह क्षेत्र जो है ओबे नदी की प्रवाह क्षेत्र में है। यह साइबेरिया का सर्वाधिक उपयोगी मैदान है, यानी साइबेरिया का बृहद क्षेत्र देखिएगा कि अनुपयोगी है,
लेकिन पश्चिमी साइबेरियाई जो है वह उपयोगी है। तो आपने देखा यह कहां तक, तो पश्चिमी साइबेरिया को देख लिए। अब दूसरा देखिए कि क्या है, पूर्वी साइबेरिया का मैदानी और पर्वतीय भाग। तो यह भूखंड जो मैदानों और पहाड़ों का मिश्रित भू क्षेत्र है। इस भूखंड में पहाड़ियों का श्रृंखला पाई जाती है प्रशांत महासागर के तट तक। यानी उसमें देखिएगा पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र है तो उसमें श्रृंखलाबद्ध जो है पहाड़ी पाई जाती है। यह क्रम कहां तक, तो प्रशांत महासागर की तट तक पाई जाती है। और यह भूमि जो होता है तुषार भूमि के कारण जो है कि यहां जो है जनसंख्या का दबाव एकदम नग्न है। तुषार भूमि का मतलब होता है कि वहां का भूमि जो है बर्फ के समान जमी हुई है। उसी जमी हुई भूमि को कहते हैं तुषार भूमि। अब उस क्षेत्र में क्या है, जनसंख्या का दबाव नग्न है, यानी वह क्षेत्र जनसंख्या के अनुकूल है ही नहीं, वह जनसंख्या के प्रतिकूल है। जबकि पश्चिमी साइबेरिया को देखे क्या है, वह जनसंख्या के अनुकूल है, जिसके कारण वह जनसंख्या दबाव अत्यधिक है। अब चलिए देखते हैं मध्य साइबेरिया का पठारी भाग। तो मध्य साइबेरिया का जो पठारी भाग देखते हैं, यह पठारी भूभाग एनीसी नदी से लेकर लीना नदी के मध्य तक विस्तृत है। यानी मध्य साइबेरियन वाला देखे, एनीसी नदी से लेकर लीना नदी के मध्य तक विस्तृत है। यह विशाल भूखंड जो देखते हैं वह अंगारा लैंड नामक भूखंड का ही समतल मैदान है। यानी यह क्या है, जो अंगारा लैंड जो थे, पेंजिया का जो उत्तरी हिस्सा विभाजन के बाद जो हुई थी उसको अंगारा लैंड कहते हैं। उसी अंगारा लैंड का जो समतलीकरण हुई विभिन्न प्रकार की दूतों के द्वारा, तो उसी समतलीकरण मैदान को, यानी उस समतल मैदान को मध्य साइबेरिया का पठारी भाग कहते हैं। इस पठारी मैदान का ढाल उत्तर की तरफ है, यानी इसकी ढाल क्या देखते हैं, उत्तर की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ। यानी यहां देखें। अब अगला देखिए कि रूसी तुर्कमेनिस्तान का मैदान, इसे तुरान का मैदान भी कहा जाता है। रूसी तुर्कमेनिस्तान के मैदान को क्या तुरान का मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान अरल एवं कैस्पियन सागर के समीप स्थित है। यानी अरल सागर और कैस्पियन सागर के बीच वाली जो पार्ट जो समतल मैदान देखते हैं, तो वह उसी क्षेत्र को जो है कि आपको तुर्कमेनिस्तान और रूस की मैदान कहते हैं। यह मैदान समुद्र सतह से नीचा है, यानी यह मैदान क्या है, समुद्री सतह से नीचा है। और शुष्कता के कारण, यानी वहां क्या है, शीत अधिक है। शुष्कता के कारण यह मैदानी क्षेत्र जो है शीत मरुस्थल में तब्दील हो गई है। तो आपने देखा, तो यह जो आपने उत्तर का जो है समतल मैदान के समतल क्षेत्र जो है उसके बारे में आपने देखा। अब अगला देखिए कि मध्यवर्ती पर्वत पठार का क्रम, जो एशिया का मध्यवर्ती पर्वत पठार का क्रम है उसको देखना है। तो एशिया का मध्यवर्ती भाग जो है पर्वत श्रेणियों का विस्तार उस क्षेत्र में जो है, यानी एशिया का जो मध्यवर्ती जो भाग है उसमें पर्वत और पठार की लगभग जो क्षेत्रफल है वह 78 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण एशिया के 20% यानी 20% भाग पर फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो देखते हैं पश्चिम में तुर्की के पास से प्रारंभ होकर एशिया के मध्य भाग से होते हुए यह पर्वत श्रेणी मध्य में अनेक पठार, यानी इस पर्वत श्रेणी के साथ साथ क्या है, मध्य में बहुत सारी पठारें भी है। ये पर्वत श्रेणियां पामीर के गांठ, यानी जो भारत के नॉर्थ में जो देखते हैं पामीर है, उस पामीर की गांठ से जो श्रेणी निकली है तो उससे जो है से निकलकर यह विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है। और पामीर की गांठ को दुनिया का छत के नाम से प्रसिद्ध है। यानी पामीर वाली जो छत है, जो समतल है, वहां जो गांठ है उसे दुनिया का छत कहते हैं। यानी वह दुनिया का सबसे ऊंचा भूभाग है जो तिब्बती क्षेत्र में देखते हैं। अब यह देखिए कि क्या है, पामीर की गांठ से दक्षिण पूरब में फैलने वाली, यानी पामीर की गांठ से जो एक श्रेणी निकली है जो दक्षिण पूरब की तरफ, उस श्रेणी को हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। यह महान पर्वत समूह जो है पश्चिम में जो देखते हैं बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत से लेकर म्यांमार के आराकान योमा तक फैली हुई है। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी को देख रहे हैं कहां से, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से प्रारंभ होकर यह जो है म्यांमार के आराकान योमा पर्वत श्रेणी है वहां तक फैली हुई है। इसका लगभग विस्तार जो है 3500 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है।
और इस दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती है, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर या कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों जो है कि वह सही है, लेकिन वर्तमान में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब यह दोनों ऑप्शन आती है तो आप 8,850 मीटर ऊंचाई को आप उसमें जो है कि अपना आंसर चयन करें। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि 7,000 से अधिक ऊंचाई वाली विश्व की अनेक चोटियां जो है कि इसी हिमालयन श्रृंखला में पाई जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण चोटी में से देखते हैं एक जो है K2, यानी भारत का जो सबसे ऊंची चोटी K2 है वह आपको इसी श्रृंखला में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अगला देखिए कि कंचनजंगा, यानी जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, तो यह 8,598 मीटर है। इसके अपेक्षा जो देखते हैं कि मकालू है 8,481 मीटर ऊंची है। धौलागिरी 8,172 मीटर। मनासक जो 8,156 मीटर। नंगा पर्वत जो देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के पास यानी जम्मू कश्मीर के पास देखते हैं नंगा पर्वत है, तो वह नंगा पर्वत जो है कि अन्नपूर्णा, यह सभी जो है वहां की प्रमुख पर्वत चोटी है। हिमालय पर्वत श्रेणी की जो शाखाएं जो है दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप की ओर जब मुड़ती है, यानी यह तो आपने देखा किधर पूरा पश्चिम से पूरब की तरफ जो फैली हुई थी उस चोटी को, लेकिन जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद इसका मुड़ाव हो जाती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, और यही श्रृंखला जो आगे बढ़ के जब यह पाकिस्तान या जो म्यांमार में प्रवेश करती है तो उसको आराकानयोमा के नाम से जानते हैं। और यही चोटी जब आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है तो वहां जो देखते हैं कि जो द्वीपीय जो श्रृंखला है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, यह सभी उसी का अंग है। तो यह देख रहे हैं इसके अपेक्षा पूरब में जो देखते हैं कि जो पहाड़ियां है समीपवर्ती जो कम ऊंचाई की है, जैसे नागा, गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई बूम, यानी नागा, गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई बूम, यह सभी प्रमुख चोटियां हैं। म्यांमार की प्रमुख पर्वत श्रेणी में जैसे देखते हैं आराकानयोमा तथा पीगोयोमा है। अब देखिए पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणी का तीसरा क्रम जो है पूरब की तरफ फैली हुई है, यानी पामीर के गांठ से जो तीसरा जो निकलती है वह कहां पूरब की तरफ फैली हुई है। एक तो आपने देखा किधर, तो यह जो है दक्षिण की तरफ जो देखे तो एक पूरब की तरफ फैली हुई मिलेगी और एक पश्चिम की तरफ जो चली जाती है कहां, तो यह जो आपको यानी कि भूमध्य सागर तक चली जाती है। तो तीसरी क्रम की जो है वह पामीर की गांठ की ओर जाने वाली जो है जिसमें देते हैं जो चाइना में चली गई है उसको कहते हैं कुनलुन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे सिनलिंग पर्वत श्रेणी इसी क्रम में फैली हुई है, यानी कुनलुन पर्वत श्रेणी जो है वह पामीर की गांठ से ही निकली है जो पूरब की तरफ फैली हुई है। उसी में एक सिनलिंग पर्वत श्रेणी इसी क्रम में फैली हुई है पामीर की गांठ के पूरब की ओर। दूसरी पर्वत श्रेणी जो पूरब दिशा में फैली है जिसमें अल्ताई, तांग तथा नान सांग प्रमुख है। हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य में देखिएगा, हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य में जो समतल भाग जो ऊंची ऊंची देखते हैं जो विश्व की सबसे ऊंची में से देखते हैं वह तिब्बत का पठार जो देखते हैं तो वह किसके मध्य में है, हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य में फैली हुई है। इस पठार के उत्तर पश्चिमी छोर पे पामीर की गांठ यानी तिब्बत की पठार के उत्तरी पूर्वी छोर पे कौन सी, तो पामीर की गांठ से काराकोरम पर्वत श्रेणी निकली हुई है और पामीर की गांठ से उत्तर पूरब की ओर पर्वत श्रेणी फैली हुई। देखें कि यह जो है जिसे तियान शान पर्वत श्रेणी के नाम से यानी उत्तर पूरब की तरफ जो एक श्रृंखला जो निकली है जो चैन, तो उसको कहते हैं तियान शान पर्वत श्रेणी के नाम से। तियान शान पर्वत कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य में, अब देखिए तियान शान पर्वत श्रेणी और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य में जो देखते हैं तामीर बेसिन, यानी जो देख रहे हैं कि वह तामीर बेसिन, चीन की जो तामीर बेसिन है वह पाई जाती है। मध्यवर्ती पाठार क्रम की विशाल पर्वत श्रृंखला भी मध्यवर्ती अनेक पाठारी क्षेत्र में जैसे देखते हैं। यहाँ पे जो देखिएगा कि पर्वतमालाओं से घिरे हुए पाठारों की ऊंचाई, यानी जो वहां भिन्न भिन्न पर्वतमालाओं से घिरे हुए जो पाठार है उस पाठार की ऊंचाई भी 1000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है अधिकतर पाठार की। तो यहाँ देखिए कि जो इनमें से प्रमुख जो पाठार है उस पाठार पे चर्चा करते हैं। तो एक जो है कि प्रथम देखिए तिब्बत का पाठार है। तिब्बत का पाठार जो है यह हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है, जिसे दुनिया का छत कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 4500 मीटर है। यह पाठार जो है उत्तरी पश्चिमी छोर पर काराकोरम पर्वत श्रेणी फैली हुई है, यानी इस पाठार के उत्तरी और पश्चिमी छोर पे जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है वह काराकोरम पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जिसकी ओरिजिन जो है हिमालय पर्वत के ओरिजिन से फैली हुई है। दूसरा देखिए तामीर बेसिन है, यह तियान शान और कुनलुन पर्वत
श्रेणियों के मध्य में स्थित है। यह शुष्क पठार है, यानी जो तामीर बेसिन जो देख रहे हैं वह एक शुष्क पठार है जिसमें सिक्यांग प्रांत का लगभग आधा भाग, यानी चाइना का जो सिक्यांग प्रांत जो है उसका आधा भाग जो है कि आपको इसी तामीर बेसिन में पाई जाती है। अगला देखिए कि यह जुंगेरियन बेसिन है। जुंगेरियन बेसिन जो है यह सिक्यांग प्रदेश के उत्तर में तियानशान और अल्ताई पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। यानी जुंगेरियन बेसिन जो देख रहे हैं वह किसमें है, तो सिक्यांग और सिक्यांग जो प्रदेश है उसके जो देखते हैं वहां तियानशान जो पर्वत श्रेणी है और अल्ताई पर्वत श्रेणी के मध्य में जो निचली भाग है वहां जो देखते हैं छोटा छोटा पठार पाई जाती है, तो उसी को जुंगेरियन बेसिन। अगला देखिए सैदाम का पठार, यह कुल्लून एवं अल्ताइन तांग पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अब अगला देखिए क्या है, ईरान का पठार, यह जो है एलबुर्ज तथा जैग्रोस पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। यानी ईरान का पठार जो देखते हैं एक तरफ तुर्की के तरफ जो है एलबुर्ज है, दूसरे तरफ जैग्रोस पर्वत श्रेणी के मध्य में जो स्थित है वह ईरान का पठार है। यह चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। यानी ईरान का पठार जो देखिएगा चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। अगला देखिए कि एशिया का माइनर पठार, तो यह जो है कि आर्मेनिया की गांठ से पश्चिम की ओर 2 पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। यानी पश्चिम की तरफ जो आर्मेनिया की गांठ जो देखते हैं, तुर्की में जो आर्मेनिया है कि उसकी गांठ से जो देखते हैं 2 पर्वत श्रेणियां फैली है। उत्तर पर्वत में जो उत्तर की तरफ जो देखते हैं जो श्रेणियां फैली है वह पॉन्टिक श्रेणी है, पॉन्टिक श्रेणी है। दक्षिण के तरफ जो श्रेणियां फैली है उसको टॉरस श्रेणी कहते हैं। और इस दोनों यानी पॉन्टिक और टॉरस श्रेणी के मध्य में जो पठार है उसको मध्य एशिया माइनर का पठार कहते हैं। अगला देखिए अल्दान का पठार, यह मंगोलिया के उत्तर में, यानी मंगोलिया जो देख रहे हैं उसके उत्तर में स्थित प्रमुख पठार है। इस प्रकार से आपने उसका मध्य वाले भी देख लिए। अब चलिए अगला देखिए दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यानी जो एशिया का जो दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको देख रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में प्राचीन चट्टानों से निर्मित, यानी जो प्राचीनतम चट्टान है उससे निर्मित 3 प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार पाई जाती है, जिसमें एक देखते हैं अरबियन प्रायद्वीपीय पठार है, दूसरा जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, तीसरा जो है हिंद चीन का पठार है। तो यह आपने देखा यह पठार सभी जो है प्राचीनतम भूखंड का अंग है, जो पेंजिया के विभाजन के बाद जो गोंडवाना लैंड जो भाग देते थे, तो इसी गोंडवाना लैंड का यह पार्ट है। तीनों प्रायद्वीप जो गोंडवाना के विभाजन से तीनों अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग प्रायद्वीप यह पठार की उत्पत्ति हुई है। जो एशिया के दक्षिण में इसको गोंडवाना का तो खास करके आपने अरबियन प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप, हिंद चीन प्रायद्वीप, यह तीनों के तीनों गोंडवाना लैंड का पठार है। और देखिए कि यह जो देख रहे हैं कि यह एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यानी एशिया महादेश के यह तीनों पठारी भाग क्या रहते हैं दक्षिण भाग में। इस पठार को दृढ़ भूखंड, यानी यह पठार को देखते हैं दृढ़ भूखंड या रिजिड मास भी कहा जाता है। रिजिड मास मतलब दृढ़ भूखंड। देखिए कि इस पे जो होता है अर्थक्वेक का प्रभाव लगभग 9 के बराबर पड़ता है, इसी के कारण इसको रिजिड मासेज यानी कि दृढ़ भूखंड कहते हैं। अब देखिए प्रथम प्रायद्वीप जो है देखते हैं अरब का प्रायद्वीपीय पठार। तो अरब का जो प्रायद्वीपीय पठार जो देखते हैं एशिया के दक्षिणी पश्चिम में समीपवर्ती जो सऊदी अरब तक फैला हुआ है। एशिया के दक्षिण पश्चिम में जो देखते हैं एशिया का जो सऊदी अरब वाली जो भाग देखते हैं वहां तक फैली हुई है। यह जो अरब का प्रायद्वीपीय पठार है यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है। और यह जो है कि इसके पूरब के तरफ देखिएगा तो यह क्या है, पूरब के तरफ फारस की खाड़ी, पश्चिम के तरफ रेड सी, दक्षिण के तरफ जो है अरब सागर, और यही तीनों तरफ से घिरी हुई है यह प्रायद्वीप। देखे और यहाँ की जो चट्टानें जो है वह कठोरतम चट्टान से निर्मित यह प्रायद्वीप है, जिसमें रबेदार चट्टानों की प्रधानता है। जिसमें देखते हैं कि चट्टान में इस प्रकार ग्रेनाइट और नीस चट्टान जो देखते हैं, यानी ग्रेनाइटिक रॉक्स और नीस वाली जो चट्टान है उसकी यह प्रधानता है। लंबे समय तक अपरदन के क्रियाओं के कारण, अपक्षय तथा भूगर्भिक हलचलों के कारण यह प्रायद्वीपीय पठार जो है जगह जगह कहीं कहीं कटी फटी अवस्था में पाई जाती है। इस पठार की औसत ऊंचाई जो है 2000 मीटर है और इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है।
ध्यान रखिएगा, अरबियन प्रायद्वीप की ढाल जो है उत्तर की ओर है और यह जो है जलवायविक दृष्टिकोण से यह शुष्क प्रदेश है, जिसके कारण यहाँ पे जो है अरब का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह जो है शुष्कतम मरुस्थलीय क्षेत्र है। अत्यंत शुष्क होने के कारण यहाँ जो होती है कि चट्टानों का, यानी कि दिन के समय जो देखते हैं कि अधिक तापमान के कारण चट्टान में फैलाव उत्पन्न होती है, रात के समय तापमान जब न्यूनतम आ जाती है तो उसमें सिकुड़ाव होती है और फैलाव और सिकुड़ाव होने के कारण यांत्रिक विधि के द्वारा जो है चट्टानों का क्षरण होती है और यह चट्टानों की क्षरण से जो बालू की कण की उत्पत्ति होती है वह पूरे क्षेत्र में जो है मोटे बालू का निक्षेप पाई जाती है। इसके कारण यह क्षेत्र जो है कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी रेतीला भाग, यानी वहां से जो रेत की उत्पत्ति हुई उससे निक्षेप है। इसके मध्य भाग में देखते हैं कि खनिज तेल, यानी अरबियन प्रायद्वीप का जो मध्य भाग जो देखते हैं उसमें जो है खनिज तेल के दृष्टिकोण से यह धनी है। यहाँ दुनिया का विशाल भंडार जो है खनिज तेल और गैस की पाई जाती है। अगला देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो देखते हैं, यह प्रायद्वीपीय पठार तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में जो देखते हैं त्रिभुजाकार के रूप में फैला हुआ है, यानी त्रिभुज के आकार में, जो उत्तर की तरफ चौड़ा है और दक्षिण की तरफ यह पतली हो जाती है। इसके पूरब में देखते हैं कि जो देखिएगा पूर्वी घाट, पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वत भी की तरफ जो है कठोर चट्टान, जिस प्रकार से देखते हैं आरावली पर्वत, राजमहल व शिलोंग की पहाड़ियां विस्तरित रूप में पाई जाती है। इसके दक्षिण में जो देखते, इसके जो दक्षिण पूरब में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु राज्य के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत का फैलाव है। यह भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी जियोलॉजिस्ट जो है उसकी जो आकलन किए तो यहाँ की चट्टानों के आधार पे वह बताते हैं कि यहाँ की चट्टानें जो है वह गोंडवाना काल की चट्टानें हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो देखते हैं औसत ऊंचाई जो है वह 1500 मीटर है। इस पठार की जो ढाल जो देखते हैं यह जो है पश्चिम से पूरब की तरफ है एवं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ है। यानी इसे यहां से जो नदियां, यानी एक तरफ देखते हैं कि इसका जो है कि प्रवाह मार्ग जो देख रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यानी प्रायद्वीप के तरफ से जो छोटी छोटी नदियां जो है वह अरब सागर की तरफ, जहां तीव्र ढाल वाली स्थलाकृति है, जबकि पूरब की तरफ वाली जो है कि मंद ढाल वाली जो है, जिसके कारण पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां जो है बड़ी बड़ी नदियां हैं, जबकि पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां जो है तीव्र ढाल वाली, तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली छोटी छोटी नदियां हैं। यह देखे पठार का लंबे भूवैज्ञानिक काल से गुजरने के कारण जो है इसके अधिकांश भाग के ऊपर से नदी जो है काट छांट के इसको यत्र तक जो है कि समुद्र बहुत सारी जगह पे जो है कि वह समतलीकरण कर दी है। ऊपर जो देखते हैं कि यहाँ और लंबे समय तक अपर्दनकारी क्रियाएं जो चलती रही तो इसके कारण इस प्रदेश में जो है भ्रंश एवं विभंजन, यानी भ्रंश के कारण ये अलग अलग रूप में, जिसमें देखते हैं उत्तरी भाग में जो है वह उसको कहते हैं विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत, मालवा का पठार का प्रमुख श्रेणी। इसी पठार की दक्षिणी भाग में जो देखते हैं इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियां है। यह सभी पहले एक साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन भिन्न भिन्न नदियों के द्वारा काटने के कारण यह सभी एक दूसरे से अलग हो गई है। तो यह आपने दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार को देखे। इसी पठारी भाग को देखते हैं, यह पठारी भाग जो देखते हैं संसाधन के दृष्टिकोण से यह बहुत ही धनी क्षेत्र है और यह भू आकृतिक लक्षणों के लंबे अनाच्छादनकारी अवधि के दौरान गुजरने के कारण इन प्रकार यह विभिन्नताओं पाई जाती है, जिसमें जैसे देखते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे छोटा नागपुर की सतह, बुंदेलखंड की नीच चट्टान जो देखते हैं, नर्मदा, सोन, दामोदर घाटी, नीलगिरी की पहाड़ियों व गोदावरी और कावेरियों में देखी जाती है। तो यहां पे आपने देखा। अगला देखिए कि हिंद चीन का पठार, हिंद चीन का पठार यह देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस फैला हुआ प्रायद्वीपीय पठार है। इस पठार का अधिकांश भाग हिंद चीन में स्थित है। इसमें म्यांमार, बर्मा के पूर्वी भाग में स्थित जैसे देखते हैं शान का पठार है, यानी जो दक्षिण पश्चिम जो पूर्व तरफ देखते हैं यह पठार है, जिसमें चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित जैसे यूनान, कविचाऊ के पठारी भाग सम्मिलित है। म्यांमार में जैसे देखते हैं स्थित शान का पठार, यूनान के पठार ही दक्षिण का भाग है। यह पठार प्राचीन ग्रेनाइट, नीच तथा चूना पत्थर के द्वारा निर्मित है।
यह जो है कि वहां की धरातल जो है भिन्न भिन्न नदियों के द्वारा वह खटा पटा और सकरी जो नदी जो घाटी देखते हैं उससे कटफट के जो है कि छोटी छोटी स्थलाकृति में मिल गई है। यहाँ पुरातन कठोर चट्टानें इस पाठार की प्रमुख विशेषताएं हैं। छोटी छोटी इस पाठार की जो देखते हैं समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर है। इस पाठार पर अनेक ज्वालामुखीय पर्वत भी मिलते हैं और इस पाठारी भाग पर सेल्बिन नदी प्रवाहित होती है। यूनान क्वाबी चाऊ का पठारी भाग, चीन में तिब्बत के पठारी और दक्षिण पश्चिम भाग, और इस पठारी भाग का मुख्यतः चूना पत्थर द्वारा निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, लेकिन पूर्वी कविचाऊ में देखते हैं जाते हैं तो कविचाऊ में और इसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से भी कम है। पश्चिमी यूनान के पठारी भाग में अनेक अपर्दित पर्वत श्रेणियां उत्तर दक्षिण में विस्तृत है। इस पठारी भाग में छोटी बड़ी अनेक नदियां प्रवाहित होती है, जिनमें साल्विन, इरावदी, मिक्यांग, रेड, जेचवान आदि प्रमुख है। इस पठार का अधिकांश भाग कटा फटा है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण इस पठारी भाग की नदियों जो देखते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से इसका बहुत ही कम महत्व है, लेकिन देखते हैं कि इस पठारी भाग में वियतनाम, लाओस, म्यांमार यह जो सीमा लेकिन सीमांत के दृष्टिकोण से स्थित होने के कारण यह सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि नदी घाटियां, तो एशिया महाद्वीप की नदी घाटियां क्षेत्रफल के दृष्टि से कम क्षेत्र में विस्तृत है, लेकिन नदी घाटियां जैसे देखिए अब एशिया महाद्वीप की नदी घाटियां क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कम क्षेत्र में विस्तृत है, लेकिन मानवीय उपयोग से यह नदी घाटियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया की 3/4 जनसंख्या इन्हीं नदी घाटियों में निवास करती है। और यहाँ जो देखते हैं यानी 3/4 यानी 75% या उससे अधिक जनसंख्या जो है यहाँ की जो विभिन्न नदी घाटी है, जैसे गंगा नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, इस प्रकार हवांगो नदी घाटी जैसी प्रमुख नदी घाटी है वहां निवास करती है। और यह क्षेत्र जो है कि अत्यंत उपजाऊ है। एशिया महाद्वीप जो है कि महानतम नदी घाटी के कारण यह सांस्कृतिक महाद्वीप भी कहलाती है, यानी नदी घाटी के उपजाऊ नदी घाटी में स्थित होने के कारण इसे सांस्कृतिक महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप पर अनेक नदियों के छोटे बड़े बेसिन मिलते हैं, जहां एशिया का प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पनपी है। इसी कारण से इन्हें सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एशिया को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। एशिया की नदियों के प्रमुख मैदानों में जैसे देखते हैं दजला, फ्रात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मीनाम, मिकांग, मिक्यांग, यांगटीसी-क्यांग, हवांगो का मैदानी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सघन बसी हुई आदिवासी पाई जाती है। इनकी विस्तृत विवेचना आगे। अब देखिए कि यह क्या है, महाद्वीपीय समूह यानी पर्वत महाद्वीपीय यहाँ द्वीपीय समूह मालाएं यानी जो द्वीप है, एशिया महाद्वीप के ऊपर जो देखते हैं जो द्वीप समूह पाई जाती है, तो इस द्वीपीय समूह को देखिए तो एशिया महाद्वीप से पूरब एवं दक्षिण पूरब की ओर द्वीपों की एक विस्तृत पंक्ति चाप के आकार में फैला हुआ है, यानी आर्क के रूप में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर में जैसे देखते हैं फिलीपींस द्वीप समूह के पास जो चाप की आकार में जो द्वीप समूह पाई जाती है, इन द्वीपों का निर्माण जो है कि टर्शियरी कल्प के नवीन मोर्दर पर्वत श्रेणियों के साथ में हुई है। यानी वह जो देखते हैं फिलीपींस वाली जो देखते हैं इंडोनेशिया और ये मलेशिया, यह सभी का द्वीप समूह जो वहां देख रहे हैं, तो यह टर्शियरी काल में जो भू हलचल के कारण जो नवीन बलित मोर्दार पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, उसी क्रम में जो है कि यह द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। यह द्वीप समूह जो है एक माला के रूप में प्रमुख है, जैसे जिसमें देखते हैं कि द्वीप में जो है क्यूराइल द्वीप समूह, होन्सो, सिकोको, फार्मोसा, फिलिपाइन, सिलबीज, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर इत्यादि है। एशिया के इस द्वीपीय खंड में द्वीपों की संख्या हजारों में है, यानी यहाँ पे देखिएगा द्वीपों की संख्या बहुत हजारों हजार की संख्या में पाई जाती है। अकेले फिलीपींस जो द्वीप समूह है उसमें देखिएगा तो लगभग 7100 यानी 7100 द्वीप पाई जाती है। इंडोनेशिया के पास जो देखते हैं 13000 द्वीप समूह है। इसी के अपेक्षा देखते हैं कि इनमें 6000 द्वीपों पर इंडोनेशिया के पास जो 13000 द्वीप समूह है उसमें 6000 द्वीपों पे आबाद यानी मानव रहती है। नेक्स्ट बचे हुए जो 7000 जो द्वीप देखते हैं उस पे मानव का अधिवास नहीं है, क्योंकि वह जो है कि पहाड़ी और जो है ज्वालामुखी के उद्गार के कारण वहां लावा मोती पर्वत का निक्षेप हो गई है, यानी लावा का मोती पर्वत का निक्षेप हो गई है, या अनेक सक्रिय ज्वालामुखी यानी जो देखते हैं कि वहां क्या है कि अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। इसी सक्रिय ज्वालामुखी के वाली जो है एरिया है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इन द्वीपों के भूखंड आते हैं और तथा ज्वालामुखी फटते रहते हैं।
इसमें जो देखते हैं कि छोटे छोटे मैदान भी सक्रिय रूप में पाई जाती है, जैसे उष्ण आर्द्र जलवायु वाला लावा जनित उपजाऊ मिट्टी के कारण। जैसे जिस क्षेत्र में देखते हैं कि लावा जनित उपजाऊ मिट्टी वाली जो क्षेत्र है, जहां रबर, चाय, कॉफी, मसाला, गन्ना, नारियल इत्यादि की खेती की जाती है, और यहां जो है कृषि के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में देखिएगा द्वीपीय पे, तो यहां की कृषि जो है बागवाती कृषि यानी बागानी कृषि की प्रधानता है। यहां जो है खनिज पदार्थ भी पाई जाती है और पेय फसल का अत्यधिक उत्पादन की जाती है। रबर का भी देखिएगा इस प्रकार से देख रहे हैं। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।